मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 9th के हिस्ट्री से नाजीज़म एंड द राइज ऑफ हिटलर में टॉपिक नंबर 4 यूथ इन नाजी जर्मनी। ठीक है, देखिए हम लोग ने इससे पीछे किया है कि जर्मनी में वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जर्मनी के नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को हर्ट करता है, फिर हिटलर वहाँ पे पॉलिटिकल पावर गेन करता है। हिटलर पावर में आने के बाद अपनी आइडियोलॉजी को जर्मनी के ऊपर इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, हिटलर जर्मनी के लोगों के बीच में नेशनलिस्ट फीलिंग को रेडिकलाइज करता है। ठीक है, उसी की एक कड़ी हम लोग आज देखेंगे कि हिटलर जर्मनी के बच्चों को किस तरीके से अपनी आइडियोलॉजी को पूरा करने के लिए एक रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है, हिटलर रेशियल सुप्रीमेसी को बढ़ाने के लिए अपने रेशियल रेडिकल थॉट्स को छोटे छोटे बच्चों में किस तरीके से हिटलर इम्प्लीमेंट कर रहा था। उसके साथ आप देखेंगे कि वहाँ जर्मनी में छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में नाजिस्ट सेंटीमेंट, नाजिस्ट आइडियोलॉजी कैसे डाला गया, कैसे बच्चों को प्रेरित किया गया कि बच्चे एग्रेसिव बने, बच्चे जर्मन सेना को ज्वाइन करें, बच्चे हिटलर को अपना रोल मॉडल माने। और जर्मनी में औरतों को कैसे मोटिवेट किया गया कि औरतें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें ताकि जर्मनी को स्ट्रॉन्ग बच्चे चाहिए। तो अपना आगे अगले टॉपिक में हम लोग ये भी देखेंगे कि कल्ट ऑफ मदरहुड। ठीक है, यानी हिटलर के लिए जो मदरहुड था वो भी एक तरीका था अपने नाजिस्ट विचार को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले देखते हुए चलते हैं यूथ इन नाजी जर्मनी। तो हम लोग बात करते हैं हिटलर के टाइम में जो यूथ थे उनको किस तरीके से नाजी आइडियोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाया गया। सबसे पहले देखिए हिटलर ने क्या किया, जो स्कूल गोइंग यूथ थे, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स थे, उनके दिमाग में अपने आइडियोलॉजी को थोपना स्टार्ट किया। ठीक है ना, हिटलर फेल्ट दैट अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी फॉर्म्ड बाय टीचिंग चिल्ड्रेन नाजी थॉट्स। हिटलर को लगता था कि एक जर्मनी तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब जर्मनी के बच्चों में नाजीवादी सोच होगी, जब जर्मनी के बच्चे नाजिस्ट बनेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हिटलर ने क्या किया, जर्मनी के बच्चों के अंदर नाजिस्ट थॉट को डालने के लिए, ठीक है, जर्मनी के स्कूल से जो ज्यूज टीचर्स थे उनको स्कूल से निकाला। ठीक है ना, साथ ही साथ देखिए हिटलर क्या कह रहा है कि वो जर्मनी की सोसाइटी को प्योर बनेगा। जर्मनी तभी स्ट्रॉन्ग बनेगा जब जर्मनी की सोसाइटी प्योर होगी। और हिटलर के हिसाब से प्योर सोसाइटी क्या होगी, जहाँ पे ज्यूज के लिए कोई जगह नहीं होगा। स्कूल कब प्योर होंगे, जब स्कूल से ज्यूज टीचर्स बाहर होंगे, ज्यूज बच्चे को बाहर किया जाएगा। तो जो भी ज्यूज टीचर्स थे उनको बाहर किया गया। ठीक है, साथ ही साथ जो अनडिजायरेबल स्टूडेंट्स थे, चाहे वो ज्यूज हो, ठीक है, चाहे अदर रेस के हो, ठीक है, या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हो, उन सबको स्कूल से हटा दिया गया। ठीक है, क्योंकि वो हिटलर की नज़र में, वो नाजिस्ट की नज़र में अनडिजायरेबल थे। और वैसे बच्चों को कहाँ डाला गया, वैसे बच्चों को ऑर्फनेज डाला गया, गैस चेम्बर में ले जाया गया, वहाँ से उनको पेरिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, एलिमिनेट किया गया। ठीक है ना, सो आप देख सकते हैं ज्यूज टीचर्स वर रिमूव्ड फ्रॉम स्कूल एज एन एक्ट ऑफ प्योरिफिकेशन। ठीक है ना, undesirable children like Jews, physically handicapped and gypsies were thrown out of the school, and finally in 1940 they were taken to gas chambers where they were killed. ठीक है, देखिए जर्मनी के स्कूल में हिटलर ने क्या किया, रेशियल साइंस को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अपने नाजिस्ट आइडियोलॉजी को जस्टिफाई करने के लिए रेशियल साइंस को इंट्रोड्यूस किया गया करिकुलम में। स्कूल में बच्चों को बताया गया कि बच्चों को, जो जर्मन स्टूडेंट्स हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, उन्हें मैस्कुलिन बनना चाहिए, उन्हें जो राइगोरस एक्टिविटीज़ है, जो हिंसक गतिविधियां हैं, उसमें शामिल होनी चाहिए, उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए तैयार रहना चाहिए, उन्हें एग्रेसिव होना चाहिए। ठीक है ना, सो चिल्ड्रेन वर टॉट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड एग्रेसिव। हिटलर ने क्या किया, जो यूथ थे ना उनको डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से, अब डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से बच्चों में अपनी आइडियोलॉजी को हिटलर ने प्लांट करना स्टार्ट किया। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो 10 साल से ऊपर के बच्चे और 14 साल से नीचे के बच्चे थे, उनके लिए नाजी ने एक यूनिट तैयार किया जिसका नाम था जंग वॉल्क। ठीक है, जंग वॉल्क में नाजिस्ट ट्रेनिंग दी जाती थी बच्चों को, वैसे बच्चों को जिनकी एज 10 साल से ज़्यादा और 14 साल से कम होती थी। फिर बच्चों को 14 साल से लेके 18 साल तक
बहुत कड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी। आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, पेज नंबर 66 पे देख सकते हैं, ठीक है। एट 14 ऑल बॉयज हैड टू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन। 14 ईयर्स के बाद बच्चों को नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में एंटर किया जाता था, नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में डाला जाता था, जहाँ पे क्या होता था, बच्चों को वायलेंट बनाया जाता था, बच्चों को डेमोक्रेसी के अगेंस्ट समझाया जाता था, बच्चों के मन में डेमोक्रेसी के लिए नफ़रत पैदा की जाती थी, ठीक है ना। सो वेयर दे लर्न टू वर्शिप वॉर, ग्लोरीफाई एग्रेशन, वायलेंस, condemn democracy and hate Jews, communists, gypsies and all those categorized as undesirable। हिटलर के हिसाब से जो भी अनडिजायरेबल थे, 14 साल के बाद के जो बच्चे थे उन्हें नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में डाला जाता, जहाँ पे उन्हें वॉर के लिए तैयार किया जाता, उन्हें मोटिवेट किया जाता कि वो वायलेंट बने, एग्रेसिव बने, जर्मनी के अलावे और सभी रेस के लोगों से नफ़रत करना सीखे, ठीक है ना। और जब वो 18 ईयर्स के होते थे तो उन्हें आर्मी में सर्व करने के लिए भेजा जाता था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 10 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के मेंटालिटी को हिटलर ने ड्राइव किया अपने एजेंडा को फुलफ़िल करने में, अपने रेशियल सुप्रीमेसी को फुलफ़िल करने में, ठीक है ना। तो आप ये देखते चलेंगे 10 से 14 साल के बीच में कहाँ जाते थे बच्चे, जंग वॉल्क में। 14 साल के बाद और 18 साल तक कहाँ होते थे बच्चे, नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में। और आफ्टर कंप्लीटिंग 18 ईयर्स दे वर सेंट टू सर्व द आर्मी। 1922 में यूथ लीग ऑफ नाजी की स्थापना होती है, ठीक है। इन 1922 द यूथ लीग ऑफ नाजीज वर फाउंडेड एंड आफ्टर 4 ईयर्स इट वाज रीनेम्ड एज हिटलर यूथ, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं इस टॉपिक में कि हिटलर ने जर्मन यूथ को मैनिपुलेट किया है, जर्मन यूथ के मेंटालिटी को मैनिपुलेट किया है और अपने रेशियल सुप्रीमेसी को उनके दिमाग में प्लांट किया है। आप ना अपने टेक्स्ट बुक में कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं, तो वो पिक्चर ना आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि कैसे जर्मनी के स्कूल में बच्चों के दिमाग में ज्यूज के प्रति नफरत भरी जाती थी, ठीक है। आप एक पिक्चर देख रहे हैं, फिगर नंबर 23, तो वहाँ पे देखिए जो 6 नंबर है उसको बच्चों को कैसे समझाया जा रहा था कि जो नंबर 6 है वो ज्यूज के नोज की तरह है। तो ज्यूज जो होते हैं उनके नाक ऐसे ही लटके होते हैं, ठीक है। वही आप नीचे वाले पिक्चर में देखेंगे, जो ज्यूइश टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्कूल से निकाला गया है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए फिगर नंबर 25 में आप क्या देखते हैं कि फिगर नंबर 25 में जो नाजिस्ट के हिसाब से जो डिजायरेबल चिल्ड्रेन थे उनको प्रमोट किया जाता था। डिजायरेबल चिल्ड्रन कैसे होंगे, जो जर्मन ब्लड के होंगे, जो ब्लॉन्ड होंगे, ठीक है। आप एक देखिए छोटा सा बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, उसके हाथ में नाजी फ्लैग है। तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में भी नाजी अपनी विचारधारा को डाल रहे थे। देख रहे हैं आप फिगर नंबर 26, अ जर्मन बॉन्डेड इन्फेंट विद हिज मदर बीइंग ब्रॉट फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप टू एनेक्स्ड पोलैंड फॉर सेटलमेंट, ठीक है। और उसके बाद आप फिगर नंबर 27 में देखिए, ज्यूइश चिल्ड्रेन अराइविंग एट अ डेथ फैक्ट्री टू बी गैस्ड, कि 2 ज्यूइश बच्चे हैं, ठीक है, जिनको गैस चेम्बर में लाया जा रहा है, वहाँ पे उनको मार दिया जाएगा, ठीक है। देखिए आपने जो हिटलर ने जो छोटे छोटे बच्चों पे, जो अदर रेस के बच्चे थे उन पे जो अत्याचार किया है, एक ना मूवी है यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, उसका नाम है जोजो रैबिट, नई मूवी है। तो अगर आप उसको देखेंगे तो आप काफ़ी हद तक ना रिलेट कर सकते हैं जो नाजी के टाइम के जो यूथ थे, अदर रेस के जो यूथ थे, जर्मनी के जो यूथ थे, उन्हें कैसे मैनिपुलेट किया गया है। तो अगर आप जोजो रैबिट देखेंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझ सकते हैं। हम लोग अब इसके बाद देखते हुए चलेंगे टॉपिक 4.1, द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, यानी जो नाजी थे उनके लिए मदरहुड का क्या मीनिंग था, ठीक है। हिटलर के नज़र में मदरहुड की मीनिंग क्या थी और मदरहुड कैसे हिटलर के आइडिया को प्रमोट कर सकता है, मदरहुड कैसे जर्मनी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 4.1, द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। ओके, अब हम लोग देखते हुए चलेंगे द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। देखिए यहाँ पे क्या था, हिटलर ने जर्मनी की जो औरतें थी उनके लिए जो नाजी आइडिया थे, उन्हीं औरतों के लिए
कोड ऑफ कंडक्ट लागू किए, ठीक है, सेट ऑफ कंडक्ट डिसाइड किए कि जर्मन औरतों को हिटलर के अकॉर्डिंग, नाजी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करना है, व्यवहार करना है, ठीक है। सबसे पहले हिटलर ने जर्मनी के बच्चों को बताया, कन्विंस किया कि वुमेन और मेन दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है, इन दोनों में इक्वालिटी बिल्कुल नहीं हो सकती है, दोनों की नेचुरल ड्यूटी अलग है, ठीक है। जहाँ पे मेन को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, मैस्कुलिन होना चाहिए, वॉर में पार्टिसिपेट करना चाहिए, वहीं औरतों का क्या रोल है कि वो एक आइडियल हाउसवाइफ बने और प्योर ब्लडेड बच्चों को पैदा करे, हेल्दी बच्चे पैदा करे जर्मनी के लिए, ठीक है। और जो ये डिमांड है, जो ये क्लेम है इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, हिटलर उसको रिजेक्ट करता था। हिटलर का मानना था कि ये जो औरतों की तरफ से राइट टू इक्वालिटी की बात की जाती है, ये इक्वालिटी, मर्द और औरत की इक्वालिटी जर्मनी को बर्बाद कर सकता है, इनके बीच में कोई इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सो चिल्ड्रेन वर कन्विंस्ड दैट वुमेन वर डिफरेंट फ्रॉम मेन एंड फाइट फॉर इक्वल राइट टू डिस्ट्रॉय जर्मनी, ठीक है ना। जर्मनी के बच्चों को सिखाया जाता था कि द चिल्ड्रेन वर टॉट टू बी एग्रेसिव, मैस्कुलिन, स्टील हार्टेड, while girls were told to become good mother and rear pure blooded children। जहाँ जर्मनी के बच्चों को, लड़कों को सिखाया जाता था कि उन्हें स्ट्रांग बनना है, स्टील हार्टेड बनना है, मैस्कुलिन बनना है, एग्रेसिव बनना है, वहीं औरतों को, लड़कियों को सिखाया जाता था, जो जर्मन लड़कियां हैं, जो जर्मन गर्ल्स हैं, उन्हें सिखाया जाता था कि उन्हें एक सोफिस्टिकेटेड जर्मन गर्ल बनना है, उन्हें फ्यूचर में अच्छे हेल्दी बच्चे पैदा करने हैं, ठीक है। जर्मन जो गर्ल्स हैं उन्हें अदर रेस के लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो उन्हें प्रोहिबिट किया गया जर्मन गर्ल्स को और किसी रेस के लड़कों से या किसी और आदमी से कांटेक्ट करने के लिए, ठीक है। वुमेन हु वोर रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड। देखिए, वैसी औरतों को पनिश किया जाता था जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे पैदा करते थे या बीमार बच्चे, कमज़ोर बच्चे पैदा करते थे, उन्हें हिटलर जर्मन सोसाइटी के लिए कर्स बोलता था, ठीक है, और वैसी मदर को पनिश किया जाता था। लेकिन वहीं पे अगर जो औरतें हेल्दी बच्चा पैदा करते, उन्हें अवार्ड दिया जाता था, उन्हें इनाम मिलता था, बहुत तरह की छूट मिलती थी, जैसे सिनेमा हॉल में छूट मिलता, उन्हें ट्रेन में, बस में छूट मिलता, हॉस्पिटल में छूट दी जाती थी उन्हें। So women who bore racially undesirable children were punished, while those who bore desirable children were awarded. They were given favors in hospitals, shops, theaters and railway fare, ठीक है ना। देखिए, हिटलर ने क्या किया, औरतों को इनकरेज किया कि वो हेल्दी बच्चे पैदा करे, ठीक है, हेल्दी बच्चा पैदा ज़्यादा से ज़्यादा करे औरतें, उसके लिए हिटलर ने अवार्ड देना शुरू किया। जो औरतें 4 बच्चे पैदा करती, 4 डिजायरेबल बच्चे पैदा करती, उन्हें ब्रॉन्ज क्रॉस दिया जाता था, वहीं 6 बच्चे पैदा करने पे सिल्वर क्रॉस दिया जाता था, और 8 या उससे ज़्यादा बच्चा पैदा करने पे गोल्ड क्रॉस दिया जाता था, ठीक है ना। और वैसी लड़कियां जो और रेस के लोगों के साथ कांटेक्ट रखती थी, चाहे वो जिप्सी हो, पोल्स हो, ज्यूज हो, या जो भी औरतें या लड़कियां अदर रेस के लोगों के साथ कांटेक्ट रखती, उनको पनिश किया जाता था बुरी तरीके से, उन्हें ह्यूमिलिएट किया जाता था, उनके सर मुंडा के उनका परेड निकाला जाता था, उनके गले में तख्ती डाला जाता था जिस पे लिखा होता था कि उन्होंने जर्मनी की बेइज्जती की है, उन्होंने जर्मनी का अपमान किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड है, नाजी के हिसाब से हिटलर मैन और वुमेन के इक्वालिटी में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। हिटलर जेंडर इक्वालिटी में कोई बिलीव नहीं करता है। नाजी आइडियोलॉजी जेंडर इक्वालिटी को रिजेक्ट करता है। नाजी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग मेन और वुमेन दोनों की नेचुरल ड्यूटी बिल्कुल अलग है और उन्हें उनके नेचुरल ड्यूटी के हिसाब से परफॉर्म करना चाहिए, और मेल हो या फीमेल हो, इन दोनों को जर्मनी की रेशियल प्योरिटी को मेंटेन करना है, बढ़ाना है, ठीक है। तो द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड के बाद हम लोग देखते हुए चलेंगे द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, ठीक है। तो आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा में हम लोग देखेंगे कि कैसे हिटलर ने मीडिया का यूज किया, कैसे हिटलर ने न्यूज़पेपर का यूज किया, और जो अदर रेस के लोग हैं, स्पेशली जो ज्यूज हैं, उनको किस तरीके से टारगेट किया गया, जर्मनी के लोगों में कैसे ज्यूज के प्रति नफरत पैदा किया गया, कौन कौन से मीन्स यूज किए गए, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग टॉपिक 4.2 द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा।
द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। ठीक है, प्रोपेगेंडा का मतलब हम लोग समझते हैं कि अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना, अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना, लोगों में अपने विचारधारा को पहुंचाना। ठीक है ना। देखिए, जर्मनी में हम लोग देख रहे हैं कि जो नाजीवादी विचारधारा है, जो हिटलर की विचारधारा है, हिटलर की आइडियोलॉजी है, उसमें क्या किया जा रहा है, जर्मन लोगों में ज्यूज के प्रति या और भी जो अदर रेस है उनके प्रति जर्मनी के लोगों में नफरत पैदा की जा रही है। ठीक है ना। सो यहाँ पे जो मास सेंटीमेंट है वो एंटी ज्यूइश बनाया जा रहा है। ठीक है। और जर्मनी में आप देखेंगे ना, तो जो नाजिस्ट ने क्या किया, जो हिटलर है या हिटलर की पार्टी है, उन्होंने ना बहुत अच्छे तरीके से मीडिया का यूज किया, लैंग्वेज का यूज किया अपने मिशन को पूरा करने में। देखिए, वर्ड का ना बड़ा सिग्निफिकेंस होता है पॉलिटिक्स में या कहीं पे भी। आपकी एक्टिविटी को जस्टिफाई करने के लिए वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। अच्छे वर्ड से क्या कर सकते हैं आप, अपने पॉलिटिशियन वगैरह को देखते होंगे, वो अपने बुरे एक्ट को भी ना बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर देते हैं अच्छे वर्ड की मदद से। ठीक है। जैसे आपने वो शेर सुना होगा ना, कौन सी बात कहाँ कैसी कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं ना। जैसे आपके ऐसे कहते हैं ना कि किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो लगता है क्राइम हुआ है। वही आप एक रिलीजियस सीरियल वगैरह में देखते होंगे कि वध कर दिया, तो आपको लगता है कि नहीं, वध करना किसी का बिल्कुल जायज़ है, किसी धार्मिक काम के लिए, किसी महान कार्य के उद्देश्य के लिए उसका वध किया गया है। जिसका वध किया गया है वो कोई हत्यारा होगा, पापी होगा, तो उसका वध करना बिल्कुल सही है। लेकिन हत्या करना, कहिए आप मार डाला, तो लगता है कि नहीं, रिवेंज लिया है। सो वर्ड का सिग्निफिकेंस हम लोग देखेंगे। नाजी ने क्या किया है, ये जो नाजिस्ट हैं, इन्होंने जो अत्याचार किए हैं, ऑपरेशन किए हैं, उसके लिए बड़े सुटेबल इफेक्टिव वर्ड्स यूज किए हैं। ठीक है ना। सो द नाजी यूज्ड लैंग्वेज एंड मीडिया इफेक्टिवली टू फुलफिल देयर एजेंडा। They used not only deceptive but chilling words। ठीक है। इन्होंने ऐसे वर्ड्स यूज किए जो गुमराह करने वाले वर्ड थे, लोगों को धोखा देने वाले वर्ड थे। वर्ड बहुत अच्छे यूज कर रहे थे। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो मास किलिंग्स करते थे, बड़े स्केल पे लोगों को मार रहे थे। ठीक है। तो मास किलिंग्स के लिए इन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया है, स्पेशल ट्रीटमेंट और फाइनल सॉल्यूशन। कि ये ना विशेष उपचार है, स्पेशली ट्रीट कर रहे हैं, लोगों को मार नहीं रहे हैं। लोगों को ये जो जर्मनी की प्रॉब्लम है, जर्मनी की जो रेशियल प्योरिटी है, उसके लिए ये फाइनल सॉल्यूशन है। इससे बेस्ट सॉल्यूशन वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है ना। तो मास किलिंग जैसे हिडियस क्राइम के लिए इन्होंने इतना अच्छा वर्ड यूज किया है, फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है। वहीं आप देखेंगे यूथनेसिया। यूथनेसिया का मतलब क्या होता है ना, इच्छा मृत्यु। जैसे आपने अपने यहाँ अभी देखा होगा आप लोगों ने कि सुप्रीम कोर्ट ने यूथनेसिया को लीगल कर दिया है। जैसे इनक्यूरेबल डिजीजेज में या बहुत सीरियस कंडीशन में किसी को इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया गया है। ठीक है। यूथनेसिया का मतलब अपनी इच्छा से मृत्यु। ठीक है। तो जो आप देख रहे हैं कि जर्मनी में जो फिजिकली हैंडीकैप्ड थे, हिटलर उनको सोसाइटी के लिए एक कर्स मानता था। ठीक है। और उन्हें गैस चेंबर में मारा जाता था। लेकिन इसके लिए उसने हत्या जैसे वर्ड यूज नहीं किए। इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, यूथनेसिया, डिसइंफेक्शन और सिलेक्शन। डिसइंफेक्शन किस लिए यूज किया गया, क्योंकि हैंडीकैप्ड लोग जर्मन सोसाइटी के लिए एक इन्फेक्शन के तौर पे है। ठीक है। एक इन्फेक्शन है, एक कर्स है, एक बीमारी है। उनको ख़त्म करने का मतलब क्या है कि जर्मनी को स्ट्रांग बनाया जा रहा है, जर्मनी को इन्फेक्शन फ्री किया जा रहा है। सो डिसइंफेक्शन वर्ड आपको लग रहा है ना कि जर्मनी को मेडिकली क्योर कर रहा है, जर्मनी को रेशियली क्योर कर रहा है। ठीक है। यूथनेसिया यानी जो ये फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनके मर्जी से उन्हें इनके कष्टों से मुक्त किया जा रहा है। सिलेक्शन, डिसइंफेक्शन, यूथनेसिया। वैसे ही जो गैस चेंबर्स थे, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा जाता था पॉइजनस गैस रिलीज करके, तो उसके लिए गैस चेंबर को उसने क्या वर्ड किया, गैस चेंबर के लिए कौन से वर्ड यूज किए गए, डिसइंफेक्शन एरियाज। यानी वैसा एरिया जहाँ पे इन्फेक्शन या इन्फेक्शस चीज़ों को ख़त्म किया जाता है। और ये जो गैस चेंबर थे, जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप थे, वहाँ देखेंगे आप तो वहाँ अंदर से उन्होंने इतने अच्छे से बना रखे थे जैसे वो बाथरूम हो। ऊपर देखेंगे तो शॉवर हेड्स भी होते थे। तो यहाँ पे ना लोगों को डिसेप्टिव टर्म्स काफ़ी यूज किए गए लोगों के बीच में। ठीक है। उसके बाद देखिए नाजी ने क्या किए, जो नाजिस्ट थे उन्होंने, चाहे वो विजुअल इमेज हो, फिल्म्स हो, रेडियोज हो, पोस्टर्स हो, मीडिया पे तो इनका कंट्रोल है ही, तो मीडिया का पूरा यूज किया, फिल्म्स का यूज किया, जो भी कम्युनिकेशन के मोड हैं, मास कम्युनिकेशन के मोड है,
उनका यूज किया एंटी ज्यूइश सेंटीमेंट को बढ़ाने में, ठीक है ना। सो नाजिस्ट आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेज, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर्स में आप देखेंगे तो जो अनडिजायरेबल ग्रुप्स थे उनको जर्मनी के एनिमी के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया। वहीं आप देखेंगे तो जो लिबरल्स थे, जो डेमोक्रेट्स थे, ठीक है, जो सोशलिस्ट थे, इनको पोस्टर्स में कमज़ोर बताया जाता था, डिजेनरेट बताया जाता था, इन्हें गाली दिया जाता था, क्रिटिसाइज किया जाता था, फिजिकली, मेंटली, मोरली, सोशली इन्हें अब्यूज किया जाता था, ठीक है। एक ना प्रोपेगेंडा मूवी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी जिसका नाम है द इटर्नल ज्यूज, ठीक है। सो प्रोपेगेंडा फिल्म सच एज द इटर्नल ज्यूज वर मेड फन ऑफ देयर अपीयरेंस। देखिए जो ज्यूज थे ना उनके अपीयरेंस का मजाक उड़ाया जाता था, ठीक है, उनके ड्रेस का मजाक उड़ाया जाता था। आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे मोस्ट इनफेमस फिल्म वाज द इटर्नल ज्यूज, ये तो हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद ऑर्थोडॉक्स ज्यूज वर स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड, दे वर शोन विद फ्लाइंग बियर्ड्स वियरिंग कैफ्तान्स। कैफ्तान मतलब वो जो लूज ड्रेसेज होते हैं, बड़े बड़े ड्रेस होते हैं, खासतौर पे कैफ्तान देखेंगे तो वो औरतें पहनती हैं, ठीक है। तो इनके कपड़े का मजाक उड़ाया जाता था, इनके अपीयरेंस का मजाक उड़ाया जाता था, जबकि रियलिटी ये थी कि एक एवरेज, एक नॉर्मल जर्मन और एक नॉर्मल ज्यूज में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता, ठीक है, एक जैसे दिखते थे दोनों। ये नाजिस्ट थॉट थी, उन्होंने जर्मन लोगों के थॉट्स को हाईजैक कर लिया, उन्होंने जर्मन लोगों के थॉट्स को इतना मैनिपुलेट किया कि एक नॉर्मल जर्मन ज्यूज से नफरत करने लगा। आप ना पेज नंबर 69 पे नीचे एक इमेज देख रहे हैं, फिगर 28, ठीक है। इसमें देखिए किस तरीके से ज्यूज को मॉक किया जाता था, मजाक उड़ाया जाता था, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज्यूज को ऐसा बताया जाता था कि ज्यूज लोगों का कोई भी मोरल एथिक्स नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है इनके पास, ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई बड़ा से बड़ा क्राइम कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि एक ज्यूज को दिखाया गया है कि वो पैसे के ढेर पे बैठा हुआ है, ठीक है। मनी इज द गॉड ऑफ ज्यूज, इन ऑर्डर टू अर्न मनी ही कमिट्स द ग्रेटेस्ट क्राइम, ही डज नॉट रेस्ट अंटिल ही कैन सिट ऑन अ बिग सैक ऑफ मनी, अंटिल ही हैज़ बिकम द किंग ऑफ मनी, ठीक है। हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि ज्यूज को यूजर्स बताया गया, ठीक है। तो ज्यूज के बारे में बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा वहाँ पे जर्मनी में फैलाया गया नाजिस्ट के द्वारा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए, चाहे वो नाजी यूथ इन जर्मनी हो, द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड हो और द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा हो, आपने इन तीनों टॉपिक को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी आपके पास कोई प्रॉब्लम या सजेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम या सजेशन शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।